हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है 19 सितंबर 2024 और इस क्लास में हम लोग 19 सितंबर के सारे करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अभी एक सबसे विशेष न्यूज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं, जो अभी पूरी दुनिया में जिसके कारण खलबली मचा हुआ है, वो है पेजर अटैक। जो पेजर नहीं जानते होंगे पेजर क्या होता है, तो ये पेजर जो है मोबाइल के आने से पहले पेजर ही यूज में था। पेजर में भी मोबाइल की तरह एक कोड होता है और कोड के माध्यम से ही जो है कोई भी मैसेज भेजा जा सकता है। जैसे मोबाइल पे हम किसी नंबर को डायल करते हैं तो पेजर पे भी नंबर ही लगता है। पेजर का अपना एक लिमिटेशन होता है। पेजर अटैक को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इस मशीन को जानते हैं कि पेजर होता क्या। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि पेजर क्या है। तो इसमें सिंपली आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। इसका यूज आज कर कौन रहा है? तो जो भी आतंकवादी ग्रुप है, यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो ज़्यादातर जो है इसका यूज करते हैं। आतंकवादी ग्रुप ही इसका यूज करते हैं। कारण क्या है इसमें कि आतंकवादी यूज करते हैं? क्योंकि इसमें जो है जीपीएस नहीं होता। इसमें जीपीएस नहीं होता, जिसके कारण इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। मोबाइल वगैरह में जीपीएस होता है, लोकेशन इजीली ट्रेस हो जाता है, तो पता भी चल जाता है कि कहाँ से ये ऑपरेट किया जा रहा है, नहीं ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये जो अटैक है, तो ये अटैक हुआ है लेबनान में। लेबनान में ये अटैक हुआ है। लेबनान का एक ग्रुप है। लेबनान का जो स्थिति हम लोग अगर देखें, तो ये देखिए, ये इजराइल का एरिया है और ये ठीक इसके ऊपर लेबनान है। और लेबनान में ही जो एक सशस्त्र जो आर्म्ड ग्रुप है वहाँ का, उसका नाम है हिजबुल्ला। तो ये हमेशा से ही इसका कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ रहा है। और हिजबुल्ला ग्रुप के जो लोग हैं वो पेजर्स को यूज कर रहे थे ताकि उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सके। और इजराइल को ये बात पता थी, उन्होंने फील्डिंग की, 6-7 महीने की लंबी प्लानिंग की। और कल के डेट में जो है, कल भी आज भी जो है सिलसिलेवार ढंग से जैसे ही ये पेजर्स जो हिजबुल्ला ग्रुप है उनके पास पहुंचा और इस समय विस्फोट हो रहा है। तो कम्प्लीटली जो लेबनान है, हिजबुल्ला ग्रुप है, वो इजराइल पे ये सारा आरोप लगा रहा है। किया धरा भी, कई इंटरनेशनल न्यूज भी यही कह रहे हैं कि इजराइल के द्वारा ही किया गया है। तो अभी लेबनान के तरफ से भी, हिजबुल्ला की तरफ से भी इसका काउंटर अटैक किया गया है। लेकिन ये एक अनोखी तरह का एक्सपेरिमेंट है इजराइल का। इजराइल ने इस युद्ध में अपनी कई तरह के नए हथियार निकाले हैं और दुनिया भी इस चीज़ से अचंभित है कि आखिर इतने ज़्यादा हथियार इजराइल रखे हुए और ये नए तरह का पेजर अटैक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करंट अफेयर पे देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कौन है। तो पहला न्यूज है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है एनएसजी स्टेटस मिला है, एनएसजी 1 स्टेटस मिला है। एनएसजी का मतलब होता है नन सर्व अर्बन ग्रुप, यानी कि जो अर्बन में नहीं है फिर भी उनमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि वो ग्रो कर सकता है। एनएसजी ग्रुप 1 का जो स्टेटस है, ये किन्हें मिलता है? तो जिनका जो रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू, साल भर का जो सालाना कमाई है, अगर 500 करोड़ रुपए से अधिक है, या 20 लाख प्लस पैसेंजर, 20 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स जो है अगर वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो रेलवे स्टेशन, तो उसे NH1 का दर्जा दिया जाता है और विजयवाड़ा स्टेशन को ये दर्जा मिला है। इस दर्जे से क्या लाभ हो सकता है? तो जब किसी भी स्टेशन को NSG 1 का दर्जा मिलता है तो रेलवे मंत्रालय उस पर खास ध्यान देती है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कि इसकी प्रगति की संभावना, डेवलपमेंट की संभावना और अधिक है, तो वहाँ पे ज़्यादा खर्च करती है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रो करती है। तो ये विजयवाड़ा के लिए खुशी की बात है कि NSG 1 का दर्जा मिला है। इससे पहले सिकंदराबाद को जो है NSG 1 का दर्जा मिला हुआ था। तो आप समझ गए होंगे NSG 1 का दर्जा किसको मिलता है? जिसका एनुअल रेवेन्यू, साल भर की कमाई उस रेलवे स्टेशन का 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या 20 लाख पैसेंजर्स को जो है वो ऑपरेट कर रहा है।
अगर हम भारतीय रेलवे के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि रेल मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव साहब हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लास के साथ साथ जो हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर के न्यूज को, उसके साथ साथ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज क्वेश्चंस है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसे किस हिसाब से हैंडल करना है। तो साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को NSG 1 स्टेटस का दर्जा मिला है? तो अभी जानते हैं आप लोग, विजयवाड़ा को मिला है, तो विजयवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बुक लिखा गया है अभी रिसेंटली जिसका नाम है 9 यार्ड सारीज। इंग्लिश बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की बुक है और लिखने वाले भारतीय हैं। भारत की जो है राम, इन्होंने ये बुक लिखा है 9 यार्ड साड़ी। और सिंगापुर के राष्ट्रीय महोत्सव में, सिंगापुर का जो साहित्य महोत्सव है इस बार का, उसमें इन्हें अवार्ड दिया गया है, प्रशांति राम को। ये जो बेसिकली कहानी था वो तमिल ब्राह्मण पे कहानी था कि किस तरह से वो अपना लाइफ गुजर बसर करते हैं। फिर उसमें से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बुक में, और इसीलिए जो है इन्हें सिंगापुर लिटरेचर प्राइज मिला है इंग्लिश फिक्शन बुक के लिए। बुक का नाम है 9 यार्ड। बुक का भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते गर्व की बात है कि इन्हें ये अवार्ड मिला है। और दूसरा कि कहाँ पे मिला है, सिंगापुर में मिला है। तो इससे जुड़े क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुए लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में किस भारतीय ने 9 यार्ड साड़ी के लिए पुरस्कार जीता है? अब जानते हैं, प्रशांति राम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जॉर्डन का आपने लोगों ने नाम सुना होगा, जॉर्डन देश का, वहाँ के जो किंग है वो अब्दुल्ला तू है, अब्दुल्ला तू है। और उन्होंने जो है अभी रिसेंटली अपने नए पीएम का नाम अनाउंस किया है। नए पीएम उनके बनने जा रहे हैं जाफर हसन। जाफर हसन 26 साल के हैं और 56 साल के हैं, सॉरी 56 साल के हैं। और वो पहले ही प्लानिंग मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे इनके गवर्नमेंट में, इनके किंग अब्दुल्ला के रीजन में। और उन्हें ही जो चीफ ऑफ स्टाफ, वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, उन्हें इसका दर्जा मिला है। जो जाफर हसन है वो प्राइम मिनिस्टर बिसर खाशवेन की जगह लेंगे। उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है। जाफर हसन है वो जो प्राइम मिनिस्टर थे इनसे पहले बिसर खाशने, उनकी जगह लेंगे। जॉर्डन की अगर हम बात करें तो जॉर्डन का कैपिटल अम्मान है। वहाँ पे जो है जॉर्डेनियन दिनार चलता है। जॉर्डन की स्थिति आप देख लीजिए। जॉर्डन जो है बस ये इजराइल का एरिया है और इजराइल के जस्ट बगल में जो है जॉर्डन है, आप देख सकते हैं। तो इस बीपीएससी एग्जाम में, इस बार का जो बीपीएससी एग्जाम होने जा रहा है और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है 2025 का, उसमें कंप्लीटली रूप से आपको मिडिल ईस्ट पे फोकस करना है। मिडिल ईस्ट के आसपास, इजराइल के आसपास जितनी भी कंट्रीज है उनका विशेष ध्यान रखना है, उनके बारे में विशेष जानकारी आप लोग को इकट्ठा करनी हो, क्योंकि निश्चित है कि मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आएगा ही, वेदर ये मेंस में आए या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, लेकिन वो मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ इजराइल के जस्ट बगल में ये जॉर्डन है। अभी हम लोगों ने इजराइल के ऊपर लेबनान की बात की थी। लेबनान के इस साइड में सीरिया पड़ रहा है, है नीचे इजिप्ट वगैरह का एरिया है। तो ये आप समझ गए हैं। जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अम्मान है, वहां पे जॉर्डेनियन दिनार चलती है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? हाल ही में जफर हसन कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं? तो आप जानते हैं कि ये जॉर्डन है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिनटेक का, फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिनटेक होता क्या है। आप लोगों ने ये इडुटेक नाम से भी सुना होगा। इडुटेक क्या होता है? इडुटेक क्या होता है, फिनटेक क्या होता है? तो टेक मतलब टेक्नोलॉजी, और यदि एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो वो हो गया एडटेक कंपनी, जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, और भी कई सारे कंपनी है, बैजूज हो गया, ये लोग एडटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी क्या हुआ? टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस।
फिन मतलब फाइनेंस, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जो साथ लेकर चल रहा है वो फिनटेक कंपनी हो गया। तो मनी व्यू नाम की जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म थी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब ऋण देने वाला जो प्लेटफॉर्म था मनी व्यू, उसे इस बार इस साल जो है यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूनिकॉर्न का दर्जा क्या होता है। तो यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं, उस स्टार्टअप्स को कहते हैं जिसका वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से अधिक हो जाए। $1 बिलियन से अधिक हो गया है वैल्यूएशन तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है कंपनी। तो 2024 में मनीव्यू जो है वो छठी कंपनी है। इससे पहले 5 कंपनी ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन चुकी है इस 2024 में, जिसका नाम है क्रूट्रियम है, परफ्यूज है, पॉटर है, रैपिडो को आप लोग जानते ही होंगे, एथर को भी जानते होंगे, और मन छठा है मनी व्यू। तो इस तरह से मनी व्यू जो है नेक्स्ट जो इस बार का छठा यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त दर्जा वाला कंपनी बन चुका है, स्टार्टअप बन चुका है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा देखते हैं। 2024 में भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाली छठी कंपनी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनी व्यू। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है कंप्लीट एक अच्छे वर्ड से रिलेटेड है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। हर चीज़ में हम लोग देखते हैं उसके जो आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं है, सर्टिफाइड है कि नहीं। तो आईएसओ की जो संस्था है वो, और प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी नाम की संस्था, दोनों ने मिलकर क्या किया है, तो गाइडलाइंस जारी किया है एसडीजी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बीपीएससी मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एसडीजी गोल्स। तो एसडीजी गोल्स क्या है? तो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन में जो भी मेंबर कंट्री है, और तो सभी ने मिलकर एक कल्पना की कि विश्व में अभी हर देशों के पास लगभग लगभग क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का हल कैसे बनेगा, एक अच्छा विश्व कैसे बनेगा इसके लिए। तो अच्छा विश्व बनने के लिए जो जो चुनौतियां थी उन सब ने पॉइंट आउट किया और गोल्स बनाए कि इतने टाइम तक जो है हम लोग का ये, अगर ये गोल्स प्राप्त हो जाता है तो दुनिया एक बेहतर दुनिया बन सकती है, जिसमें वो हर चीज़ आ जाता है, वेदर क्लाइमेट से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी गोल्स को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, समावेशी विकास लक्ष्य, समावेशी विकास लक्ष्य, समावेशी विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर ये लक्ष्य प्राप्त हो गया, हर देशों को ये टारगेट दिया गया है, और इसका जो टारगेट रखा गया है 2030 तक जो है, 2030 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है दुनिया के सभी देशों को। तो यूएनडीपी जो है, आप देख सकते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है जो पूरी दुनिया में जो है वर्क करता है ह्यूमैनिटी के लिए, पॉवर्टी दूर करने के लिए, और एसडीजी गोल्स को प्राप्त कराने के लिए। अब हर देश, भारत भी जो है एसडीजी गोल्स की दिशा में हर साल जो है अपना एक रैंकिंग जारी करता है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क। हेडक्वार्टर यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। इस गोल्स की मैं बात कर रहा था, उसमें ये 17 गोल्स आप देख सकते हैं, 17 गोल्स हैं, जिसमें पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, दुनिया में गरीबी रहनी ही नहीं चाहिए। जीरो हंगर, दुनिया में कोई भूखा नहीं रहे। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब अच्छा स्वास्थ्य हो। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन में क्वालिटी हो। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की आज समाज में काफ़ी एक्टिवली बात हो रही है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज, और इस तरह से जो है हर चीज को मिला करके आप देख सकते हैं, हर चीज को मिला करके ये 17 गोल्स जो है डिसाइड किए गए हैं। ये जो डिसाइड हुआ था ये 2015 को डिसाइड हुआ था, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो भारत भी अपने इस लक्ष्य की ओर अग्रसर है, और उम्मीद है कि 2030 तक हम लोग भी इस एसडीजी गोल्स को प्राप्त कर ले होंगे।
तो जब भी आप आंसर लिखें, जब आप आंसर लिख रहे होंगे, तो जब भी आईआर का प्रश्न आता है या फिर कोई भी जैसे पॉवर्टी का प्रश्न आया, तो अगर आप इसमें इस चीज को इनबिल्ट करते हैं कि ये एसडीजी गोल से लिंक करते हैं इस चीज को, तो निश्चित ही एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क देगा। तो एसडीजी गोल्स को आपको दिमाग में रखना बेहद जरूरी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है एक अच्छी दुनिया के निर्माण के लिए, वो एसडीजी गोल्स ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नॉर्मल है, ये पेरिस में है, सॉरी ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन ब्रिक लिटरेचर फोरम 2024 इन रसिया। तो भारत जो है, जो ब्रिक्स फोरम है, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम, ब्रिक्स का काफ़ी ब्रिक्स जो कंट्रीज है, जो संगठन है, उसके सभी देश अपने स्तर पे, कई स्तर पे जो है मीटिंग करते हैं। अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी लेवल का मीटिंग हुआ था ब्रिक्स देशों के बीच में, अभी पीएम लेवल का मीटिंग्स होने वाला है। और इसी तरह से लिटरेचर फोरम है, ये लिटरेचर फोरम का मीटिंग्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो लिटरेचर फोरम्स मतलब कि ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज है, उनके जो साहित्यकार हैं वो आए होंगे वहाँ पे, आए वहाँ पे और अपने अपने विचार को प्रस्तुत किए, अपने अपनी जो कृतियाँ थी उनको उन्होंने सामने रखा। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कजान नाम का जगह है रसिया में, और 11 सितंबर 2024 से ये शुरू हो गया था, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम। ब्रिक्स में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले ले। ब्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, BRICS, ब्रिक्स। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। फाउंडर्स मेंबर्स रशिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील है। साउथ अफ्रीका ने बाद में इसको ज्वाइन किया था। 16 जून 2009 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। शॉर्टकट में ब्रिक्स लिखा जाता है। और ब्रिक्स जो है अभी के टाइम में, अगर हम लोग ईस्टर्न कंट्री, एशियन कंट्रीज की बात कर ले, अगर वेस्ट पार्ट को छोड़ दें, तो ब्रिक्स कंट्री आज एक्टिवली इस रीजन में वर्क कर रहा है। ब्रिक्स का एक अपना ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी है, जिसका जो हेड क्वार्टर संघाई चाइना में है। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है ब्रिक्स बैंक का, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का। तो इससे जरूरी जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जून 2009 को। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आते हैं। ये अभी भारत में जो है सबसे ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड श्री विजयपुरम टू फ्री नेशन फ्रॉम कॉलोनियल इम्प्रिंट्स। ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये अनाउंस किया है कि जो पोर्ट ब्लेयर का नाम है, पोर्ट ब्लेयर के नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम रखा गया है इसके नाम को। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान एंड निकोबार की। ये जो पोर्ट ब्लेयर है, ये जो पोर्ट ब्लेयर है, इसका जो नामकरण है वो कैप्टन आर्किमिल ब्लेयर के नाम पे रखा गया था। तो एक्चुअली जो प्रधानमंत्री जी का जो पिछले साल का 15 अगस्त का भाषण था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग को गुलामी का जितना भी चीज़ है, चाहे वो वैचारिक गुलामी हो, शाब्दिक गुलामी हो, उन सबको दूर करना, उन सबसे ऊपर उठना है। और ये जो नाम है, जो पोर्ट ब्लेयर, ये भी एक ब्रिटिशर्स के नाम पे था। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि हम लोग जो है एक समय में ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे ये कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। इसका नाम श्री विजयपुरम। अब श्री विजयपुरम भी क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे जो है तिरंगा को अनवील किया था। इसके बारे में एक रोचक स्टोरी है। इससे पहले रोज आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नाम बदल दिया गया, रोज आइलैंड का नामकरण कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील और हैवलॉक, नील और हैवलॉक का जो नाम है, नील का शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप में कन्वर्ट कर दिया गया था।
अंडमान और निकोबार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये यूनियन टेरिटरी है, जानते ही हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे 836 द्वीप है, जिसमें से मात्र 31 जो है इनहैबिटेटेड है, मतलब 31 पे ही जो है लोग रह सकते हैं, बाद बाकी जगह रहने योग्य नहीं है, क्योंकि कई सारे आदिवासी ग्रुप्स भी जो हैं वहाँ पे रहते हैं, जनजाति ग्रुप्स भी है जो वहाँ पे रहते हैं और समाज से कटे हुए हैं। हाँ, इस पे प्रश्न कैसे आ सकता है तो देखते हैं। हाल ही में किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया, श्री विजयपुरम रखा गया? तो आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर का। अब इस अगर पॉलिटिकल एंगल से थोड़ा सा देखें हम लोग, तो नामकरण किसी भी स्टेट का या केंद्र शासित प्रदेश का सरकार यदि नाम बदलती है तो किस आर्टिकल से, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में, हो सकता है कि आप इस चीज को ध्यान में रख रहे होंगे, ये पॉलिटिकल चीज से पूछ देगा। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और 3 आर्टिकल ही ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत राज्य बनाने का अधिकार, नया राज्य का निर्माण होगा, लेकिन कैसा? जो भारत के बाहर का क्षेत्र है, भारत किसी भी क्षेत्र को एक्वायर करता है तो नए राज्य का निर्माण करेगा, आर्टिकल 2। बाद बाकी जितने भी काम है राज्य से रिलेटेड, राज्य का नामकरण करना है, राज्य का सीमा बदलना है, बढ़ाना है, घटाना है, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य में बदलना है, 2 राज्य को मिला करके एक राज्य में करना है, तो सारा काम किस पे होगा? आर्टिकल 3 के माध्यम से, अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो है ये सारा वर्क हो जाएगा। न्यूज है हम लोग का, पीयूष गोयल जो है एक भारत स्टार्टअप नॉलेज रजिस्ट्री पोर्टल का शुरुआत किए हैं। पीयूष गोयल ने पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भास्कर के नाम से जो है एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। पोर्टल मतलब एक वेब प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट का उद्घाटन किया है। अब इस पे है क्या? तो हम देख रहे हैं कि आज इंडिया में कई सारे स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं और आए दिन स्टार्टअप्स खोलते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स डेवलप भी हो रहे हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा है कि मनी लैंडिंग को जो है, मनी व्यू को 6ठा यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया है। तो कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं ग्रो हो करके और एक यूनिकॉर्न का दर्जा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टअप्स को ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, ये काफ़ी आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भास्कर प्रो पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। भास्कर का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य, उदय होता हुआ सूर्य, भास्कर। इस पोर्टल में क्या होगा? तो स्टार्टअप से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, स्टार्टअप्स को कैसे ग्रो करना है, कैसे उसकी फंडिंग मिलेगी, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, तो उस सब के बारे में इस भास्कर पोर्टल पे जानकारी मिल सकती है। इससे क्या होगा? जितने भी स्टार्टअप्स है उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, कोलैबोरेशन बढ़ेगा, सभी स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे। पीयूष गोयल, आप जानते हैं पीयूष गोयल को। इसी पर प्रश्न कैसे आ जाएगा? हाल ही में शुरू किए गए भास्कर पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? स्पोर्ट्स नहीं है, मैरीटाइम यानी कि समुद्र वगैरह से रिलेटेड नहीं है, सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित है ये? स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम से। तो आज के क्लास में इतना ही। कल जो है हम लोग नेक्स्ट डे का करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, और जो एक विशेष होगा, हर दिन जो है एक विशेष न्यूज आपके सामने आएगा जिसमें हम लोग विस्तार पूर्वक उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।